प्यारे बच्चों, नमस्कार। आइए आज हम नवोदय विद्यालय समिति मुख्यालय नोएडा के तत्वावधान में ये सामग्री जो कि कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई हैं, हिंदी कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत। हिंदी विषय कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए पाठ का नाम जानने से पहले पाठ्य पुस्तक का नाम वितान भाग 1 और उसके अंतर्गत चौथा पाठ भारतीय कलाएं। आइए आज इस पाठ के विविध आयामों से परिचय प्राप्त करेंगे। परिचय देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ मैं बाबूराज जैन, स्नातकोत्तर शिक्षक, हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, पुदुचेरी। पुनः एक बार दोहराता हूँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वितान भाग 1 का चौथा पाठ, जिसका नाम है भारतीय कलाएं। आइए हम विषय के अंदर पहुंचते हैं। इस पाठ के अंदर आज हम देखेंगे भारतीय चित्रकलाएं, संगीत कलाएं, नृत्य कलाएं और इन सभी के विविध अंगों प्रत्यंगों से हम परिचय प्राप्त करेंगे। कलाओं की अपनी भाषा होती है, जैसे हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति या भावों और विचारों को भाषा में व्यक्त करते हैं, वैसे ही चित्रकारी संगीत या नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आसपास और प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। हम जो कुछ देखते सुनते हैं उसे किसी ना किसी रूप में और नए नए तरीके से कहना या अभिव्यक्त करना चाहते हैं। समुद्र में उठती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है। चिड़ियों की चहचहाहट को गायक स्वरों में सजाता है, तो नर्तक मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं में सजाता है। हमारा देश भारत उत्सव धर्मी है। विविधता हमारी पहचान है। विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न त्योहारों के साथ साथ विविध कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है। आपने देखा होगा कि भारत के अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी विशिष्ट कलाएं हैं। आपने यह भी देखा होगा कि हमारी कलाओं को त्योहारों, उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। ये कलाएं जन्मोत्सव से लेकर शादी विवाह, पूजा तथा खेती बाड़ी से भी जुड़ी हैं। मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही भारत की ये विशिष्ट कलाएं विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती हैं। क्या आपको यह लगता है कि पर्वों, त्योहारों या फिर फसलों से कलाओं का जुड़ाव ही एक ओर इसे केवल मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है, तो दूसरी ओर यही पहलू प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता को बनाए रखता है। वास्तव में यही अतीत और वर्तमान के बीच जुड़ाव की कड़ी भी है। अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जनजातीय और लोक कला शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है, जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का आधार बनी। एक बात ध्यान देने की है कि शुरुआती दौर में
सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से ही था। बाद में चलकर जब इनका संबंध व्यवसाय से जुड़ा तो व्यक्ति केंद्रित होती चली गई। मध्य काल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाएं राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गईं और धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों से बंधी। वे कलाकारों को अपनी अभिरुचियों के अनुरूप कलाओं को सुव्यवस्थित और परिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहित भी करते रहे थे। इस तरह मंदिरों और महलों में विकसित होती हुई ये कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती गईं। गुप्त साम्राज्य में तो पराकाष्ठा पर पहुंच गईं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इनका शास्त्रीय स्वरूप बना, जो कला के लिए अब तक का प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। चित्रकारी प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। जब हमारे पास भाषा नहीं थी तब भी चित्रकारी थी और यही अभिव्यक्ति का माध्यम थी। प्रागैतिहासिक समय से अपने वातावरण, रहन सहन, भावों और विचारों को मनुष्य ने चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया है। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों को ही माना जाता है। ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं। ये गुफाओं में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए मानी जाती हैं। इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियां, शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज सज्जा सभी कुछ दिखाई पड़ता है। गुफाओं में कला सृजन की अति प्राचीन परंपरा रही है। एलोरा और अजंता की गुफाएं कलाकृतियों के लिए विख्यात हैं। चित्रकला 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच गुप्त साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता है। अजंता की गुफाएं उन्हीं दिनों खोदी गईं। उनकी दीवारों पर चित्र बनाए गए। बाघ और बादामी की गुफाएं भी इसी जमाने की हैं। अजंता की गुफाओं के चित्र इतने आकर्षक हैं कि ये आज तक के कलाकारों पर गहरा असर डालते हैं। ऐसा मानना है कि अजंता के दीवारों पर बने चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया है। उड़ीसा के पटचित्र कथा में कवि जयदेव के गीत गोविंद को भी उकेरा गया है। इसे कागज या पत्तों पर गहरे लाल, काले, नीले रंगों से उकेरते हैं। देखने की बात है कि गीत गोविंद के पदों को नर्तक ओडिसी नृत्य के माध्यम से भी अभिव्यक्त करते हैं। सभी कलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध है। आज भी कलाकार अपनी इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इन लघु लोक कलाओं की बहुत मांग है। अस्थायी कलाओं में कोहबर, एपम, अल्पना, रंगोली जैसी कलाएं काफ़ी प्रचलित हैं। इन कलाओं का संबंध शादी, त्योहार और उत्सवों से है। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। वास्तव में उत्तराखंड में जिसे एपन कहते हैं उसे ही राजस्थान में मंडवा, गुजरात में सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा, दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। संगीत कला भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल में मिलता है। विद्वान लगभग 5000 ईस्वी वर्ष पूर्व के समय को वैदिक काल मानते हैं। इस समय में 2 प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है, एक मार्गी और दूसरा देशी। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबद्ध हैं। भिन्न भिन्न समय के अनुसार राग भी अलग अलग हैं। जैसे मूर्त काल में भैरव, मेघ राग का संबंध सुबह से, दीपक और श्री राग का संबंध दोपहर से,
तो कौशिक और हिंडोला रात में गाए जाते हैं। भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल में मिलता है। अब चलते हैं नृत्य कला की ओर। भारतीय संगीत की तरह नृत्य में भी कम बदलाव आए हैं। पहले के नर्तक और आज के नर्तक भी भारतीय नृत्य कला के नियमों का पालन करते हैं, जिसका आधार है अभिनय। इसका भी मूल शास्त्र भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही रहा है। नाट्य शास्त्र में नर्त और नृत्य दो शब्द मिलते हैं। ये दोनों अभिनय के ही अलग अलग रूप हैं। नृत्य यानी अभिनय, इसमें शब्द और भंगिमा महत्वपूर्ण है। नृत्य में भाव और भंगिमा महत्वपूर्ण है। लोक नृत्यों में भी निकोबारी अंडमान निकोबार से जुड़ा है। अरुणाचल प्रदेश में निशी, असम का बिहू, आंध्र प्रदेश का कोहरम तो कहीं पंथी और राउत छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के लोक नृत्य हैं। गुजरात का गरबा और रास टिप्पणी, हिमालय का नागमेन और किन्नौरी, बंगाल का छाओ उल्लेखनीय हैं। भारतीय नृत्य का सबसे आकर्षक रूप है हाथों की विभिन्न मुद्राएं। इनके माध्यम से मनुष्य के भावों से लेकर जानवरों के भावों तक को दिखाया जा सकता है। इन शास्त्रीय नृत्यों में मुख्य रूप से केरल का कथकली, मोहिनीअट्टम, उत्तर प्रदेश का कथक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, कर्नाटक और तमिलनाडु का भरतनाट्यम मौजूद हैं। असम के सत्रिय को भी शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया है। ध्यान देने की बात यह है कि सभी कलाएं धीरे धीरे समूह से व्यक्ति कला का रूप धारण करती गई हैं। इसका कारण निश्चित रूप से व्यवसाय भी रहा। सभी लोक नृत्यों में साथ साथ एक ताल में पैरों का उठना, हाथों का एक दूसरे से जुड़ना अपने आप में भारत की अद्भुत साहचर्य और प्रेम भावना के संकेत हैं। क्या यह अनायास रूप से कलाओं में आया होगा? समूचा मानव जीवन, समूची प्रकृति क्या अनायास ही कला का विषय बने होंगे? इनका संबंध भारत की प्रेम भावना के साथ साथ भारतीय संस्कृति में निहित वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भी अवश्य होगा। यही कारण है कि यहाँ की कलाओं का मुरीद आज पूरा विश्व है। चलिए गृह कार्य की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख कर लाइए। प्रश्न नंबर 1, प्राचीन भारत में संगीत कितने प्रकार के होते थे? नंबर 2, भारतीय कला का जुड़ाव किससे है? नंबर 3, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नंबर 4, महाराष्ट्र का कौन सा नृत्य अपना अद्भुत आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है? नंबर 5, किस काल को स्वर्णयुग कहा गया है? नंबर 6, एलोरा और अजंता की गुफाएं किन के लिए विख्यात हैं? नंबर 7, गुप्त काल में कहाँ की मूर्तिकला का कला कौशल के अद्भुत उदाहरण है? नंबर 8, भारत में संगीत कला का जन्म कब हुआ? नंबर 9, प्राचीन चित्रकला के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? और अंतिम प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? धन्यवाद।